को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहली कंडीशन आप ये जान लीजिए कि इसमें दो वेव्स क्या करेंगे, दो वेव्स का इंटरफेरेंस होगा। और इंटरफेरेंस में जब हमने पढ़ा था तो मैंने बोला था कि फ्रीक्वेंसी सेम होगी, लेकिन बीट्स प्रोड्यूस करने के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। लेकिन किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए डिफरेंस, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक वेव 400 हर्ट्ज की है तो दूसरी वेव मैक्सिमम 410 हर्ट्ज की है, ठीक है। 10 हर्ट्ज से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 10 हर्ट्ज से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ओके, ये पहली कंडीशन है। अब इसके बाद मैं आपको दो वेव्स बनाकर बताता हूं, उन वेव्स के थ्रू फिर एक हम लोग डायग्राम क्रिएट करते हैं जिसमें आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखेंगे दो अलग-अलग। दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 हर्ट्ज का डिफरेंस है। अब रिजल्टेंट वेव बना, देखिए रिजल्टेंट वेव में आपको कंडीशन अप्लाई करनी है। क्रस्ट पे क्रस्ट आ रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, काफी इंक्रीज। इसके बाद ट्रफ पे ट्रफ आ रहा है, फिर ये वाली कंडीशन देखो, यहाँ पर दिख रहा है कुछ, ये क्रस्ट आ रहा है, ये ट्रफ आ रहा है और इसका नीचे यहाँ पर क्रस्ट दिखाई दे रहा है, तो धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड कम होने लग जाएगा और फिर से ये कंडीशन आएगी, क्रस्ट के जस्ट नीचे क्या दिखेगा, ट्रफ दिखेगा, फिर यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, एम्पलीट्यूड लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं, फिर ये क्रस्ट आया तो यहाँ पर भी बड़ा क्रस्ट है, फिर से एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, फिर ट्रफ पर ट्रफ आया माइनस से क्या होगा, ये फिर से एम्पलीट्यूड इसका इंक्रीज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर क्रस्ट पे क्रस्ट आएगा तो फिर से एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपको इस तरह से वेव दिखाई देगी जिसमें कभी एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, कभी एम्पलीट्यूड कम होगा। तो अगर क्रस्ट पे क्रस्ट आएगा तो उस समय पर आपको एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ मिलेगा, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। जिस जगह पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा वहां पर एम्पलीट्यूड कम हो जाएगी। तो यहाँ पर कितनी बीट्स प्रोड्यूस होंगी, तो आंसर है 1 सेकंड में आपको 2 बीट्स सुनाई देंगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, इसको मैं किससे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा न्यू बी से। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स कितनी आएगी, 2 हर्ट्ज। तो यहाँ से ये बात समझ आती है कि दो वेव जब आएंगी उनमें जितना भी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा वही फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, वही फ्रीक्वेंसी बीट्स की होगी। तो एक फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट कर देते हैं, फॉर्मूला ये क्रिएट करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट इज इक्वल टू v1 माइनस v2, नॉट v1, इट इज u1, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस लिखना है। इसकी फ्रीक्वेंसी है u1, इसकी फ्रीक्वेंसी है u2, दोनों की फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस होगा वही फ्रीक्वेंसी किसकी आएगी, बीट्स की आएगी। तो आपको 1 सेकंड में 2 बीट्स सुनेगी। अगर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 2 हर्ट्ज है तो आपको 1 सेकंड में कितनी बीट्स सुनाई देंगी, 2 बीट्स सुनाई देंगी। अच्छा, अब मैंने एक कंडीशन बोली थी कि मैक्सिमम आप 10 बीट सुन सकते हैं, 1 सेकंड में मैक्सिमम आप 10 बीट्स तक सुन सकते हैं। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं, हमारे ब्रेन की, हमारे माइंड की परसिस्टेंस का मतलब है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को वो कितने समय के लिए रखता है, तो आंसर है 0.1 सेकंड के लिए।
हम कोई भी साउंड आसपास से सुन रहे हैं तो हमारे ब्रेन में कितने समय के लिए परसिस्ट करती है? 0.1 सेकंड के लिए। अगर डिफरेंस 0.1 सेकंड से कम होगा तो हमें नहीं पता लगेगा कि अलग अलग साउंड आ रही है। अब मैं आपको इसका और डिस्क्रिप्शन देता हूं, देखिए ये समझ आ गया कैसे क्रिएट होगी बीट्स। जैसे आपने एक साउंड वेव को सुना और ये साउंड वेव आपके ब्रेन में कितने सेकंड के लिए? 0.1 सेकंड के लिए परसिस्ट करती है। अब एक और साउंड वेव प्रोड्यूस हुई, लेकिन वो किससे पहले प्रोड्यूस होगी? 0.1 सेकंड खत्म होने पहले से पहले प्रोड्यूस होगी। तो आपको लगेगा ये साउंड एक ही चल रही है, बंद होकर के दोबारा नहीं आई है, बंद होकर के दोबारा नहीं आई है। अगर ये पता करना है कि बंद होकर के दोबारा आई है तो मिनिमम डिफरेंस कितना होना चाहिए? मिनिमम डिफरेंस 0.1 सेकंड का होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये साउंड वेव आपको सुनाई दी कितने सेकंड के लिए? 0.1 सेकंड के लिए। इसके बाद दूसरी साउंड वेव यहां से शुरू हुई है 0.1 सेकंड, जैसे ही हमारे ब्रेन से पहले वाली साउंड डिलीट हुई दूसरी साउंड आ गई। अब आपको ये सुनाई दी, फिर पता लगा कि ये बंद हुई थी, अब दूसरी शुरू हुई है। तो मिनिमम 0.1 सेकंड का होना चाहिए। इससे ज्यादा डिफरेंस है तो और अच्छा है, इससे ज्यादा डिफरेंस है तो और अच्छा है, आप और अच्छे से पहचान पाओगे कि अलग अलग साउंड आ रही है। तो ये 0.1 सेकंड पर ये साउंड खत्म हुई, उसके बाद फिर कुछ 0.2 सेकंड का गैप हो गया, फिर एक साउंड आई, फिर गैप हो गया, फिर एक साउंड आई, तो आपको अलग अलग बीट सुनाई देती। तो मैक्सिमम कितनी बीट आप सुन सकते हैं एक सेकंड में? मैक्सिमम आप 10 सुनते हैं, क्योंकि 10 अगर लिखेंगे तो कितना गैप आएगा? 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 टोटल हो जाएगा। आप इसको 10 टाइम्स जोड़ दीजिए 0.1 को, टोटल कितना हो जाएगा? 1। ठीक है ना, 0.1 को आप 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 1 सेकंड हो जाएगा। तो 1 सेकंड में मैक्सिमम आप 10 बीट सुन सकते हैं। एको के लिए भी यही कंडीशन होती है, एको बड़ा होगा कि साउंड टकरा करके फिर से हमें सुनाई देती है, तो उसकी कंडीशन। अब यहाँ पर भी एको हो रहा है लेकिन हमें पता नहीं लग रहा, उसका कारण क्या है? उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ सोर्स से साउंड आ रही है, वो साउंड आपके ईयर तक पहुंच रही है। एक साउंड रिफ्लेक्ट होकर के भी आ रही है, वो भी आपके ईयर तक पहुंच रही है, लेकिन वो साउंड, ये वाली कौन सी साउंड है? जो सोर्स से डायरेक्ट आ रही है। ये वाली कौन सी साउंड है? रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, और कितने टाइम पहले आ रही है? 0.1 सेकंड से पहले आ रही है। तो आपको पता ही नहीं लगता कि आप ओरिजिनल साउंड सुन रहे हैं या रिफ्लेक्टेड साउंड सुन रहे हैं, एको सुन रहे हैं। तो उसके लिए भी मिनिमम डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0.1 सेकंड। अब ये ओरिजिनल साउंड थी, ओरिजिनल साउंड आपके ब्रेन से डिलीट हो गई 0.1 सेकंड के बाद में, फिर ये रिफ्लेक्टेड साउंड है, तब आपको एको सुनेगी। तो उसके लिए भी मिनिमम टाइम पीरियड का मिनिमम टाइम का डिफरेंस कितना चाहिए? 0.1 सेकंड। अब मैं आपको बीट सुनाता हूं, ठीक है? फिर उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में और आईआईटी में इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हर साल एक क्वेश्चन आपको बीट्स का क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको नीट के एग्जाम में। ओके, फ्रीक्वेंसी अब 404 हर्ट्ज करते हैं और फिर इस बीट्स को सुनते हैं। कितनी बीट सुनेंगी, कितना डिफरेंस आएगा? 4 हर्ट्ज का डिफरेंस होगा, तो आपको 1 सेकंड में 4 बीट्स सुनाई देंगे। सुनिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है, पहले 1 सेकंड में 2 सुन रहे थे, अभी 1 सेकंड में 4 बीट सुन रहे हैं। और मैं मैक्सिमम लेवल तक कर देता हूं। कितना डिफरेंस कर सकते हैं? मैक्सिमम 10 का कर सकते हैं। तो एक साउंड वेव 400 हर्ट्ज की है और अभी दूसरी साउंड वेव मैं इसके साथ 410 हर्ट्ज की चला रहा हूं। 2 साउंड वेव एक साथ चला रहा हूं, तो ये 1 सेकंड में 10 बीट प्रोड्यूस हो रही है। अगर फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा करूंगा, अगर फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा करूंगा तो आपको यही साउंड सुन रही है। क्यों? आपका ब्रेन सोचता है कि ये साउंड बंद होकर के नहीं आ रही है, वो साउंड एक ही साउंड क्या चल रही है? कंटिन्यू चल रही है। तो फ्रीक्वेंसी अगर 410 हर्ट्ज से ज्यादा करता हूं तो आपको बीट सुनाई नहीं देती, वो एक ही साउंड सुनाई देती है। समझ आ गया? सो दिस इज द फिनोमेना ऑफ बीट्स। अब इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, तो प्रैक्टिकल यूज पर आते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल्स को करते हैं। इसका प्रैक्टिकल यूज है, इसको ट्यूनिंग के काम में लिया जाता है। हम लोग अभी ट्यूनिंग फॉर्क को देख रहे थे, ये ट्यूनिंग फॉर्क है जिसमें इसके 2 प्रोंग है, 2 आर्म्स हैं इसकी, और इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी लिखी है 256 हर्ट्ज।
ठीक है, ये पहला ट्यूनिंग फोर्क है 256 हर्ट्ज। हिंदी के अंदर जो सुर होते हैं ना, सात सुर, सा, पहला सुर होता है सा, उसकी फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज होती है। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 256 हर्ट्ज। अब मेरे पास एक यहाँ पर गिटार है, इसकी वायर को मुझे सेट करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी मुझे कितनी चाहिए? 256 चाहिए। अब मैं कैसे पता लगाऊंगा 256 है या नहीं? तो देखो कैसे करेंगे। वायर को अगर मैं टाइट करूंगा, आपने गिटार में देखा होगा पीछे नॉब्स लगी होती है, जिसके थ्रू आप इसमें टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। टेंशन जितनी ज्यादा बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो वायर को जैसे जैसे आप टाइट करते जाएंगे, टेंशन इंक्रीज होगा, टेंशन इंक्रीज होने से इसकी वायर की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अभी इसकी फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता था, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 250 हर्ट्ज है। अब ये कैसे पता लगेगा? तो मैं दोनों को एक साथ बजाऊंगा, इसको प्लग करके छोड़ूंगा, ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है, हमें नहीं पता कितनी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता है। तो मैं इसको रबर पैड पर ऐसा स्ट्राइक करता हूं और ये 256 हर्ट्ज की वेव प्रोड्यूस करता है। दोनों को पास में रखता हूं, गिटार भी वाइब्रेट कर रहा है, ये भी वाइब्रेट कर रहा है, दोनों वेव में इंटरफेरेंस होगा, क्या प्रोड्यूस होंगी? बीट्स प्रोड्यूस होंगी। कितनी बीट्स सुनाई देंगी एक सेकंड में? 6। आपको 6 बीट एक सेकंड में सुनेंगी, तो आपको पता लग जाएगा फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 6 हर्ट्ज है। अब मैं इसको थोड़ा और घुमाऊंगा और टाइट करना शुरू करूंगा, टेंशन बढ़ाऊंगा। जैसे ही टेंशन बढ़ाता हूं, मैं देखता हूं कि बीट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई है? बीट्स की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज हो गई है। मतलब कि टेंशन इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है? टेंशन और इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं टेंशन थोड़ा सा और इंक्रीज करता हूं, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 256 हो जाती है, बीट्स नहीं सुनाई देती। ट्यूनिंग हो गई। तो इनकी इंस्ट्रूमेंट्स की ट्यूनिंग किससे की जाती है? इस फॉर्क से की जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? इसको ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं। और इसी के बेस पर आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो इस तरह से हम लोग इन बीट्स का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल जो हॉर्न आते हैं व्हीकल्स के अंदर, वो भी डबल हॉर्न होते हैं। उसमें एक हॉर्न होता है कुछ 400-500 हर्ट्ज का, और दूसरा होता है 504 हर्ट्ज का, 506 हर्ट्ज का। तो क्या होगा? दोनों हॉर्न एक साथ बजाएंगे तो क्या सुनेंगी? बीट सुनाई देगी। ठीक है, दोनों हॉर्न एक साथ बजेंगे तो क्या सुनती है? बीट्स होती है, और दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। अगर सिंगल सिंगल को बजाओगे तो कोई बीट नहीं सुनेगी, एक सिंपल साउंड, एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनेगी। जैसे वो 400 हर्ट्ज का है तो हमेशा वो 400 हर्ट्ज की साउंड निकालेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे उसमें। तो दूसरा हम लोग उसमें यूज करते हैं इन बीट्स को। इसके अलावा इसको हम लोग एक दो तरीके से और भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स कराता हूं कि क्या क्या न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं बीट्स। अच्छा, इसका एक यूज और है, जैसे कि माइंस के अंदर वर्कर्स काम करते हैं, जो माइन यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे है। तो कभी कभी क्या होता है, अर्थ के सेंटर के पास में कुछ गैसेस रिलीज होती है, वो डेंजरस गैसेस होती हैं, पॉइजनस गैसेस होती हैं। तो उस केस में वहां पर सायरन बजता है। सायरन बजता है तो सायरन की एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, सायरन की एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम लोग अगर जैसे ही उसमें एक गैस एंटर हो जाएगी, उस माइन के अंदर अगर गैस एंटर हो जाएगी, कोई गैस आनी शुरू हो जाएगी, पॉइजनस गैस आनी शुरू हो जाएगी, तो आपको बीट सुनाई देगी। बीट्स क्यों सुनाई देंगी? क्योंकि एक साउंड वेव सायरन से, हमने सायरन बाहर बजाया, तो बाहर सायरन बजाया तो सायरन की आवाज अंदर तक जा रही है, अंदर तक जा रही है, अंदर जाकर के रिफ्लेक्शन करेगी। रिफ्लेक्शन करेगी, रिफ्लेक्शन करने पर अगर डेंसिटी में चेंज हो चुका है, गैस आ गई तो मीडियम की क्या बदल जाएगी? डेंसिटी बदल जाएगी। डेंसिटी बदल चुकी है तो फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा चेंज आएगा, फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो एक साउंड वेव ट्रेवल करके जाएगी, दूसरी साउंड वेव रिफ्लेक्ट होकर के आएगी, तो दोनों साउंड वेव सुपरपोज करेंगी और क्या सुनाई देंगी? बीट सुनाई देगी। तो सायरन की आवाज में जब बीट सुनने लग जाते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि माइंड के अंदर कोई गैस रिलीज हो रही है, तो फिर सारे वर्कर बात कर पाते हैं, तो इसका वहां पर भी यूज होता है। अच्छा, अब मैं इसका एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ, उस न्यूमेरिकल को आप देखिए, फिर एक न्यूमेरिकल मैं आपको दूंगा तो आप सॉल्व करेंगे। पहले मैं सॉल्व करता हूँ एक न्यूमेरिकल। The numerical is a tuning for बातें नहीं लिख सकते।
a tuning fork of 300 hertz played with another tuning fork and 5 beats per second are heard. If the second tuning fork is 5, then beats per second are heard. Find out the frequency of second tuning fork. देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे, ध्यान से समझ लो। सबसे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, beats, frequency of beats is equal to frequency of first instrument minus frequency of second instrument। अब इसमें हमें सेकंड वाले को फाइंड करना है, तो इस न्यू टू को इधर ले आते हैं, फॉर्मूला बन जाएगा न्यू2 इज इक्वल टू न्यू1 प्लस माइनस न्यू2। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है तो दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी 305 हो, कितने का डिफरेंस आएगा? 5 का डिफरेंस आएगा। और ऐसा भी तो हो सकता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी 300 तो दूसरे की 295 और 295 हो, तब भी कितने का डिफरेंस आएगा? 5 का डिफरेंस आएगा। तो आपको क्या पता कि प्लस है या माइनस है? तो हमने यहाँ पर इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया, इस फॉर्मूला में प्लस माइनस लगा दिया, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा और इसी फॉर्मूला को आपको यूज करना है सभी क्वेश्चंस के अंदर। यही फॉर्मूला है, न्यू2 इज इक्वल टू न्यू1 प्लस माइनस न्यू बी। ओके, अब केस फर्स्ट और केस सेकंड दोनों की अलग-अलग बात करते हैं। सबसे पहली बात, पहले केस में आपको ये बता रखा है कि एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है, तो हमने बोला कि पहला ट्यूनिंग फॉर्क ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है। दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी हमें पता नहीं है, लेकिन हमें बीट्स का नंबर पता है। बीट्स कितनी होगी? 5। बीट्स का नंबर होगा 5, तो ये लिखा जाएगा न्यू बी इज द 5 बीट्स पर सेकंड, या इसको मैं हर्ट्ज में लिख देता हूं, 5 हर्ट्ज की बीट्स सुनेंगे आपको। अच्छा, अब आप मेरे को न्यू2 की वैल्यू बताओगे क्या आएगी? 295। न्यू2 की वैल्यू 2 आएगी। फॉर्मूला है न्यू1 प्लस माइनस न्यू बी। तो एक बार आप प्लस लिखोगे और एक बार आप इसको किससे लिखोगे? माइनस। एक बार आप इसको माइनस से लिखोगे न्यू बी। So the frequency of the second tuning fork is 300 plus 5, so its frequency is 305 hertz. Second 295 आएगा, 300 minus 5, so the frequency of the second tuning fork is 295. Okay. अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जो सेकंड वाला ट्यूनिंग फॉर्क है उसके एक आर्म को हमने फाइल कर दिया। फाइल करने का मतलब है घिस देना। तो जैसे ही हम एक फाइलर से उसको फाइल, जैसे नेल फाइलर होता है ना, वैसे ही उसको भी फाइल कर सकते हैं। तो उसको जैसे फाइल करेंगे उसका मास कम हो जाएगा। ट्यूनिंग फॉर्क का मास कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। वायर देखो, गिटार में भी ऐसा होता है, वायर जितना पतला होगा उतनी हाई फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा। गिटार में सारी वायर्स होती हैं, एक बिल्कुल थिन होती है, एक बहुत थिन होती है। तो जो सबसे थिन होती है वो 3000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करती है, जो सबसे थिक होती है वो 400-500 हर्ट्ज की साउंड प्रोड्यूस कर रही है। तो मास जैसे जैसे कम होगा फ्रीक्वेंसी वैसे वैसे इंक्रीज होगी। तो सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क को फाइल किया और बीट्स कितनी सुनाई दे रही हैं? 4 बीट्स सुन रहे हैं। अब ये याद होगी कंडीशंस 300 295। अब मैं सेकंड केस के लिए इसको सॉल्व करता हूं। सेकंड केस में ये न्यू1 तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन
म्यू बी कितना हो गया 4 हर्ट्ज हो गया, इट इज इन द सेकंड केस। अब फिर से मैं म्यू 2 निकालता हूं, क्या फॉर्मूला लगाएंगे म्यू 1 प्लस म्यू बी, सो इट विल बी 300 प्लस 4। अब फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है, तो कितनी फ्रीक्वेंसी होगी इसकी 304 हर्ट्ज हो सकती है, या दूसरे ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी हो सकती है माइनस आएगा, सो इट विल बी 300 माइनस 4 296 हर्ट्ज। बस अब यहीं पर आपको दिमाग लगाना है, अगर होगा तो इसमें मैंने बोला कि फाइल करने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, यहां पर बढ़ रही है क्या, पहले 305 थी, बाद में 304 होगी, तो मतलब ये नहीं है। पहले फ्रीक्वेंसी 295 थी, जैसे ही मैंने फाइल किया फ्रीक्वेंसी बढ़ गई 296। अब बीट्स कितने सुन रहे हैं, पहले 5 सुन रहे थे, अब 4 बीट्स सुन रहे हैं, तो मतलब कि ये वाला आंसर सही है। दूसरे ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी थी 295, आंसर है दूसरे ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी 295 थी। नहीं समझ आ गई क्या बता रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, दोबारा सुन लीजिए, मैंने दोनों केसेस के आंसर आपके सामने लिख दिए। पहले केस में हमने ये बोला कि 5 बीट सुन रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी या तो 305 होगी या 295 होगी। दूसरे केस में बीट 4 सुन रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी या तो 304 होगी या फ्रीक्वेंसी 296 होगी, या फ्रीक्वेंसी 296 होगी। अब इसमें इस क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई थी कि सेकंड ट्यूनिंग फोर्क को क्या किया गया है, फाइल किया गया, उसको घिसा गया है, उसका मास कम हो गया। अगर मास कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और इस केस में देखो पहले फ्रीक्वेंसी 305 थी, अगर ऐसा माने और बाद में फ्रीक्वेंसी 304 होगी तो ये तो कम हो गई, फाइल करने पर फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए थी, तो इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी पहले 295 थी, फाइल करने पर फ्रीक्वेंसी 296 हो रही है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर 295। अब क्वेश्चन लिखो, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए when two tuning forks are played, when two tuning forks are played simultaneously at the same time, when two tuning forks are played at the same time, then 10 beats per second are heard. Then 10 beats per second are heard. Full stop. The frequency of the first tuning fork. The frequency of the first tuning fork is 256 hertz. 256 hertz. If the frequency of first tuning fork is 256 hertz. Full stop. आगे देखो, if some wax is applied, wax mom एक कैंडल को मेल्ट करके उसके ट्यूनिंग फॉर्क के प्रॉन्ग्स पर लगा देंगे, उसकी आर्म्स पे लगा देंगे। if some wax is applied on the prongs of tuning fork, prongs PRONGS, if some wax is applied to the prongs of second tuning fork, then no beats are heard. कोई बीट नहीं सुनाई देंगे। Find the frequency of second tuning fork.
सेकेंड ट्यूनिंग फोर्क, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ट्यूनिंग फोर्क, दूसरे ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। सॉल्व करो इसको। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया उसमें फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी आपको बता रखी है 256 हर्ट्ज, बात है नहीं प्लीज। सेकंड ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है और बीट्स की फ्रीक्वेंसी बता रखी है 10 हर्ट्ज, 10 बीट पर सेकंड लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो इससे हम लोग दोनों केस बताएंगे। सेकंड ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी या तो ये हो सकती है या फिर ये वाली हो सकती है, ν1 माइनस ν बी। इस केस में फ्रीक्वेंसी 256 प्लस 10 266 हर्ट्ज, और इस केस में फ्रीक्वेंसी होगी 256 माइनस 10 246 हर्ट्ज। ये फर्स्ट केस के सॉल्यूशन है। सेकंड केस में हम लोग ये बताते हैं कि बीट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है, 0 हर्ट्ज हो जाती है। तो ν2 इज इक्वल टू आएगा ν1 प्लस ν बी, सो इट विल बी 256 प्लस 0, so frequency is 256 hertz. Next, ν2 is equal to ν1 minus ν b, 256 minus 0, it will be 256 hertz. अब क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि वेक्स को अप्लाई किया जा रहा है ट्यूनिंग फोर्क के प्रॉन्ग्स पर, तो मास इंक्रीज होगा। मास के इंक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी कम होती है और ये 246 से 256 होगी, कम होगी है ना, ये तो बढ़ रही है। तो ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ ये वाला केस पॉसिबल है कि फ्रीक्वेंसी पहले 256 थी, बाद में वैक्स अप्लाई करने पर फ्रीक्वेंसी कम हो गई, 256 हो गई। तो हम बोलेंगे कि सेकंड ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी थी फिर, 266। दिस इज द आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेंगे, वो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कीजिए ट्यूनिंग फोर्क के। और इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्टेशनरी वेव्स, वो भी इंटरफेरेंस पर ही बेस्ड है। स्टेशनरी वेव्स भी किस पर बेस्ड है, इंटरफेरेंस।